और बात इस संदर्भ में करेंगे कि जो नया वर्ष है और नया दशक है, 2021 से नया दशक भी शुरू हो रहा है। इसकी क्या चुनौतियां हैं और दुनिया कहाँ जाएगी, इसकी कुछ भविष्यवाणियां करेंगे और खास करके वैक्सीन पे बात करेंगे। वैक्सीन सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा है और इस बार जो वैक्सीन के प्रकार और उसमें हम नहीं जा रहे, पहले के काफी लेक्चर हो गए। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन के प्रकार क्या हैं और वैक्सीन कैसे काम करती है, कौन सी वैक्सीन कैसे काम करती है, उसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम खूब पढ़ चुके हैं। बहुत सारे आर्टिकल देखे हैं हमने, बहुत सारे एनालिसिस देखे हैं। तो जो लोग नए हैं वो पुराने वीडियो देख सकते हैं और उनको उसका स्टडी मटेरियल भी दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हम बात करेंगे एफिकेसी की, वैक्सीन की क्षमता, वैक्सीन इफेक्टिव कितनी है, वैक्सीन के समय में क्या सावधानी रखना है, सरकार को क्या रखना है, कंपनी को क्या रखना है, वैक्सीन लगवाने वाले को क्या रखना है, लगाने वाले को क्या रखना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और खास करके बहुत सारे ऐसे मुद्दों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे जो 2021 से लेकर के 2030 तक हमको प्रभावित करने वाले हैं। तो भविष्य के मुद्दों को कैसे देखा जाता है, भविष्य में होने वाली चीजों को कैसे देखा जाता है, डॉट्स को कनेक्ट करके देखा जाता है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी हुआ है, उनको जोड़ करके देख करना आपको आना चाहिए। आपको अपने सेंसेशन से ये पता लगना चाहिए कि क्या होने वाला है। जो मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए बताया था कि प्रशासनिक दक्षता यही होती है कि वो पहले पता करता है, पहले उसको पता चलता है और पहले पता कर लेना ही जो है प्रशासन की गुण में आता है। ठीक है, एक मिनट में ये वाला बंद कर देता हूं, इसको बंद कर दो, स्क्रीन को, ये चालू कर लेता हूं। यही उसका गुण कहलाता है। तो हम लोगों को डॉट्स कनेक्ट करना आना चाहिए। तो डॉट्स कैसे कनेक्ट करते हैं, अलग अलग विषयों की जानकारी से करते हैं। जब हम डेमोग्राफी को जानते हैं भारत की, जब हम वैक्सीन के बारे में जानते हैं, तो यदि हमने थोड़ा बायो पढ़ा है, थोड़ा मेडिकल साइंस का आउटलाइन देखा है, वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा है कि वैक्सीन क्या है क्या नहीं है, और फिर भारत की जनसंख्या को देखते हैं, भारत की जनांकीकी को देखते हैं, यहाँ की स्थितियों को देखते हैं, और फिर हम भारत की अर्थव्यवस्था को जानते हैं। तो जो आपका पूरा सिलेबस है उसमें देखिएगा, आप गरीबी पढ़ते हैं, बेरोजगारी पढ़ते हैं और शिक्षा पढ़ते हैं। तो जो सामान्य व्यक्ति न्यूज सुनता है और एनालिसिस करता है तो उसका माइंड उतना एनालिसिस नहीं कर पाता। आपने एक अच्छे किसान को देखा होगा कि जो मिट्टी के बारे में भी जानता है, बारिश के बारे में जानता है, बारिश कब आती है, उसके पास सिंचाई के साधन कितने हैं, जो फर्टिलाइजर के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, जो कीटनाशकों के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, जिसको ये अनुभव है कि कौन सी फसल उसने 3 साल पहले बोई थी तो उसका क्या हश्र हुआ था, और उसके तत्काल बाद उसने जो फसल बो दी थी उसमें उसको कितना प्रॉफिट हुआ था और कितना नुकसान हुआ था। तो किस फसल के बाद कौन सी फसल बोनी चाहिए, कितनी फसल को कितने दिन तक रोक कर रखने से अच्छे दाम मिलते हैं, ये भी उसको पता होता है। फसल की मार्केटिंग कितने अच्छे से हो सकती है, या फसल का बाय प्रोडक्ट बना करके बेचने से
यदि किसी ने चना पैदा किया है और अगर वो चने की दाल बना लेता है और फिर चने की दाल के रूप में बेचता है तो उसको कितना फायदा होता है। खुद ही दाल बना करके बेचेगा तो कितना फायदा होगा। अगर वो बेसन के 1-1 किलो के पैकेट बना करके दाल को पिसवा करके बेचेगा तो कितना फायदा होगा। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा जानकार होता है वो उतना ज्यादा सफल होता है। तो किसान जो है, जो आप देखते हो बहुत ही गरीब किसान होता है और जो कम संसाधनों वाला होता है तो वो उतना ही पिटता जाता है, क्योंकि न तो वो संसाधित कर पाता है अपने प्रोडक्ट्स को, न अच्छे से उगा पाता है, न ज्यादा उत्पादन कर पाता है, न उसको कीड़ों से बचा पाता है, न वो अच्छी मार्केटिंग कर पाता है, न अच्छे दाम अच्छे मिलते हैं उसको। इसका मतलब है कि अज्ञानता की वजह से उसको जो फायदा मिलना था वो उसको नहीं मिल पाता। तो एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी को भी जितने ज्यादा क्षेत्र पता होंगे, अब आपको कितने सारे क्षेत्र पता है, आप इकोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ते हो, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ते हो, पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ते हो, हिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते हो, आप जीव विज्ञान पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, 11th-12th तक आप जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को जान चुके हो, आप डिजीज को जान चुके हो कि बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं, क्या होता है। तो फिर बहुत आसानी से आप वैक्सीन के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हो। आपके यहाँ जो वैक्सीनेशन होना है, अगर कलेक्टर, अगर उसको कोई आदमी आपके पास आया, ऑफिस में आप कहीं कलेक्टर हैं और कोई आदमी आपके पास आए कि साहब मुझे मेरे बॉस कह रहे हैं कि तुमको वैक्सीन लगवाना ही होगा क्योंकि तुम स्वास्थ्य कर्मचारी हो, किसी भी हाल में तुमको वैक्सीन लगवाना है, बस बात खत्म, क्योंकि तुम फ्रंट लाइन वर्कर हो। और मैं सर थोड़ा सा डर रहा हूं क्योंकि मैंने थोड़ा कुछ पढ़ा है और कुछ सुना है, वो ठीक नहीं है। और आप कलेक्टर हैं तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने पॉलिटी पढ़ रखी है तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ रखे हैं आप, तो यहां फंडामेंटल राइट्स भी आ जाएंगे कि वैक्सीन लगवाना नहीं लगवाना उसका मौलिक अधिकार है। ये वही डिसाइड करेगा कि मैं वैक्सीन लगवाऊंगा कि नहीं लगवाऊंगा। तब आप उसके बॉस को बुला करके डांट सकते हो या फोन कर सकते हो, भाई तुम इसको फोर्स क्यों कर रहे हो, तुम कर ही नहीं सकते इसको फोर्स। ये जबरदस्ती थोड़ी है वैक्सीन लगवाना। क्यों लगवाएगा अगर उसको नहीं लगवाना है तो? वो जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक नहीं लगाएगा, ये उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसीलिए गवर्नमेंट ने वॉलेंट्री रखा है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं लिखा है कि कोविशील्ड लगाना है या कोवैक्सीन लगाना है। कोवैक्सीन की ज्यादा शिकायतें हैं। तो आप ट्रायल को भी समझते हैं कि ट्रायल क्या होते हैं, कितने ट्रायल होते हैं, तो आप समझते हैं उस चीज को। तो इसलिए आपको डॉट्स कनेक्ट करना आना चाहिए। गरीब आदमी को, जिसको लग रहा है कि मुझे कोरोना नहीं होगा अगर मैंने इंजेक्शन लगवा लिया, तो उसको जो टीका लग रहा है, उसको जो वैक्सीन लग रही है, उसको आपको बताना पड़ेगा कि गरीबी के साथ तो अशिक्षा भी जुड़ी हुई है, उसके साथ कुपोषण भी जुड़ा हुआ है। आज कोवैक्सीन ने जारी किया, 3 दिन से लग रही है और आज जारी किया। क्या जारी किया? आज उसने बयान जारी किया कि ये जो एनीमिक है, जो गर्भवती माता हैं, स्तनपान करा रही हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको की इम्यूनिटी कमजोर है या जिनको पहले से बुखार है, ऐसे लोग ये वैक्सीन न लगवाएं। और अभी 3 दिन से तो गवर्नमेंट ने कहा बोले सबको लगानी है और सबने लगवा लिया, और अब जाकर के उसकी गाइडलाइन आ रही है, कंपनी की आ रही, खुद की। तो मतलब उन लोगों के साथ तो एक तरह से धोखा हो गया। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ, भोपाल का केस तो डेथ का ही है, यहीं से डर पैदा हुआ है सबसे ज्यादा। और अब नई बहुत सारे लोग रिसर्च ले रहे हैं, बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मास वैक्सीनेशन नहीं है दुनिया का, बल्कि ये सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है।
आपने इन सब लोगों को, करोड़ों लोगों को, 2-3 करोड़ लोगों को क्लिनिकल ट्रायल में झोंक दिया, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं है। वैक्सीन तो तब कहलाएगी वो जब तीनों ट्रायल हो जाएंगे। कोवैक्सीन का तो तीसरा ट्रायल ही नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। और जो कोविशील्ड है उसका 3rd ट्रायल का रिजल्ट नहीं आया है अभी तो एनालिसिस ही कर रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं दिया अभी। तीसरा ट्रायल तो हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि तीसरा ट्रायल पब्लिक के ऊपर चल रहा है, 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों के ऊपर चल रहा है। तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा ट्रायल होगा, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों पे तो कभी तीसरा ट्रायल नहीं हुआ। वो तो कुछ हजार लोगों पे होता है, यहाँ तो करोड़ों लोगों पे होगा। इसके जो रिजल्ट आएंगे वो 3rd ट्रायल के रिजल्ट कहलाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी मंजूरी दी है। तो ये जो चीजें भारत में हो रही है, घटित हो रही है, इसमें यह भी देखिए कि ये कितना अशिक्षित, अवैज्ञानिक और गरीब देश है। हम लोग कई बार अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के हिसाब से बात करने लगते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं। लेकिन गांवों में आप चले जाइए तो कितनी अज्ञानता है। और हमारे यहाँ का जो बीए और बीकॉम वाला है कोई आदमी, या जो ग्रेजुएट है, बीटेक भी है, तो वो कितना मेडिकल साइंस को जानता है, उसकी क्या समझ है मेडिकल साइंस में। और हमारे यहाँ की जो एजुकेशन है, जिसको हम ग्रेजुएट कहते हैं, वो सारे तो 20 क्वेश्चन से पास होते हैं एक रात में पढ़ के। उनकी क्या समझ होगी, क्या वो जानते होंगे सिस्टम के बारे में। तो इसलिए आपको सब चीजें पढ़ाई जाती है कि आप सारे डॉट्स कनेक्ट कर सको और एक पिक्चर बना सको। तो जितने भी सब्जेक्ट आपको ज्ञान देते हैं, उन सब्जेक्ट्स को आप समझते हो और उनसे एक समझ विकसित होती है आपकी। और जब कोई घटना होती है, जब कोई निर्णय लेना पड़ता है, तब आप उन सारे सब्जेक्ट्स के ज्ञान को जोड़ते हो और उसके बाद आपके सामने ये चीजें निकल करके आती हैं। अब हमारे जो राजनेता हैं, उन्होंने कितने सब्जेक्ट पढ़े होंगे, कितने सब्जेक्ट की गहरी समझ होगी। आप पढ़ रहे हो अभी 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से जो पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि कितना पढ़ना पड़ता है और कितना भूल जाते हैं। पढ़ते कितना है और याद कितना रहता है? 10%, 15% याद रहता है, 85% हम भूल जाते हैं। तो जिसने पढ़ाई कम होगा, 100 पेज पढ़ेंगे तो 10-15 पेज काम का रहेगा, 85 पेज तो भूल जाते हैं। रिवाइज करते हैं तो 20 पेज याद रहता है, तीसरी चौथी बार रिवाइज करते हैं तो 30 पेज याद रहता है, 6-7 बार रिवाइज करते हैं तो 50% याद रहता है। 6-7 बार रिवाइज करना पड़ता है। तो इनमें से रिवीजन कितने नेताओं ने किया होगा पढ़ाई का, इमेजिन करो। और जिस आदमी ने डॉक्टर भी था और स्वास्थ्य मंत्री बन गया, और मान लिया जाए उसने प्रैक्टिस बंद किए हुए 20 साल हो गए, पेशेंट को देखे हुए 20 साल हो गए, तो उसकी डॉक्टरी कहां गई? ढेरों डॉक्टर हैं ऐसे जिन्होंने 20-20, 25-25 साल तक पेशेंट ही नहीं देखे, नोट गिनने का ही काम करते हैं या और दूसरा ही काम करने लगे, नेतागिरी करने लगे, तो चुनाव का काम करने लगे, चुनाव ही जीतते रहते हैं, नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। किसी जमाने में एमबीबीएस किया था, किसी जमाने में पीजी किया था, सब खत्म हो जाता है। एक प्रोफेसर अगर 20 साल न पढ़ाए तो खड़ा ही नहीं हो सकता ब्लैक बोर्ड के सामने, कुछ नहीं पढ़ा सकता। एक वकील यदि प्रैक्टिस न करे, एलएलबी कर ले और उसके बाद प्रैक्टिस न करे, तो वो अदालत में खड़ा नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसीलिए वर्ड यूज किया है प्रैक्टिस। डॉक्टर के लिए, वकील के लिए प्रैक्टिस शब्द यूज करते हैं कि वो प्रैक्टिस में है। तो आप हमारे नीति निर्माताओं को देख सकते हैं कि नीति निर्माता कितने समझदार हैं, वो कितना पढ़ते हैं, और डिसीजन मेकिंग जो हमारे लिए कर रहे हैं इतनी बड़ी जनता के लिए, वो जनता को कितना जानते हैं, देश को कितना जानते हैं। चुनावी राजनीति बिल्कुल एक अलग चीज है, इलेक्शन वाली जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अलग चीज है। चुनाव जीतना भी एक अलग गेम है, वो कला भी हो सकती है और वो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो जनता के नीति निर्माण का सही तरीका नहीं हो सकता। जनता भारत देश की अज्ञानी भी है, और जहां वो अज्ञानी नहीं है वहां वो भोली भी है।
भोलेपन और अज्ञान में अंतर है। ज्ञानी व्यक्ति भी भोला हो सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी भोला हो सकता है। तो आप कहेंगे भारत देश के लोग भोले हैं। कई लोग चतुर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो भोले होते हैं। कई लोग होते हैं ऐसे जो मार्केट को नहीं समझते। कई बार वो परसेंटेज, छूट के परसेंटेज को नहीं जानते। मान लीजिए किसी को परसेंटेज निकालना नहीं आता मैथ्स में, और उसने कहा 3,000 रुपए की ये चीज है और मैं आपको 25% डिस्काउंट देता हूं। आपने जैसे ही पूछा कितने का है, उसने कहा 3,000 रुपए का। आपने कहा कितना कम हो जाएगा, मतलब उसने कहा नहीं 25% तो आपको मिलेगा ना। बोले 2,500 में नहीं देंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। 25% डिस्काउंट मिल रहा है 3,000 का, तो 750 का फायदा हो रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि क्या इसको 2,500 में नहीं देंगे। आप दुकान पर खड़े होकर देखिए, ऐसे लोग आते हैं। ये हमारे देश की जनता है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही समझदार नहीं है, लेकिन वो उस समय में उसके दिमाग में क्लिक नहीं होता, ठीक से समझ नहीं पाता। ये तो एक अलग रहा, लेकिन इसके अलावा भी आप उनको वैक्सीनेशन में जोक देंगे तो अच्छी बात है। वैक्सीन लगाना तो बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। और आप बोल रहे हैं नहीं कोई मना भी नहीं करेगा और कोई भ्रम भी नहीं फैलाएगा, ये राष्ट्रद्रोह हो जाएगा एक तरह से। तो आपकी गलतियों को दोहराना या गलतियों पर पर्दा डालना, ये राष्ट्रभक्ति है। आप गलतियां करें, आप मूर्खता करें, आप में अकल नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है क्या? ये भी भारत माता की जिम्मेदारी है क्या? आप भारत माता की मूर्ख संतान हो सकते हैं, लेकिन कोई समझदार लोग भी तो हो सकते हैं। चलो मूर्ख होना भी गलती नहीं है, लेकिन मूर्खता को फैलाना और मूर्खता को थोपना और मूर्खता को अनुशासन बताना और राष्ट्रभक्ति बताना, ये तो अपराध है, क्राइम है। तो वैक्सीनेशन के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, उसकी एफिकेसी है। तो एफिकेसी के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें जो फाइबरी डाइट है, फाइबर वाली डाइट है, प्रोटीन डाइट है, वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के वैक्सीन इफेक्टिव होगी। अगर ये जो प्रिकॉशन लेने के लिए कहा जा रहा है ना, ये आप लेते रहे तो इम्यूनिटी तो वैसे ही बूस्ट हो जाएगी, वैक्सीन की क्या जरूरत है फिर। अगर आप रोज व्यायाम करने लगे, प्रोटीन डाइट ज्यादा लेने लगे, फाइबर डाइट ज्यादा लेने लगे, सेलेनियम और जिंक वाली डाइट ज्यादा लेने लगे, जिसमें जिंक और सेलेनियम ज्यादा है, तो सप्लीमेंट लेने लगे आप जिंक और सेलेनियम के रूप में। तो वैक्सीन की एफिकेसी के लिए यह भी माना गया है कि जिंक और सेलेनियम ज्यादा होना चाहिए फूड। तो फिर आप फोर्टिफाइड फूड बनाइए। फिर जो आप पीडीएस में देंगे तो उसमें नट्स दीजिए, फिर काजू बादाम दीजिए, फिर पीडीएस में देना पड़ेंगे ना आपको, क्योंकि वो तो जरूरी बता रहे हैं आप। तो ये तो पीडीएस में आना चाहिए। तो हमको गेहूं चावल तो साफ वाला दे नहीं पाते हो, उसमें नट्स कहां से आ जाएंगे, उसमें दूसरा मिलेट्स कहां से आ जाएगा, और फोर्टिफाइड फूड कैसे आ जाएंगे। और भारत के दुकानदारों को नहीं जानते आप? पीडीएस का जो दुकान चलाता है, राशन की दुकान वाला आदमी है, वो उसको नहीं जानते। वो ठेकेदार है किसी न किसी पार्टी का, गुंडा आदमी है। गुंडे आदमी की दुकानें हैं सारी इस देश में। जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उचित मूल्य की दुकानें, वो सब गुंडों की ज्यादा है, बदमाशों की ज्यादा है, पार्टी के नुमाइंदे हैं वो सब। उनको अगर आप हिलाएंगे तो वो कलेक्टर को हिला देते हैं, कलेक्टर का ट्रांसफर करवा देते। मैंने कहा ना, वो बड़ी सी चेन पहन के, गले में मोटी सी सोने की चेन पहन के, बड़ी सी दाढ़ी, यहाँ केसरिया टीका लगा के, उसके आंखों में पूरा खून उतरा हुआ, रात को खूब शराब पी होती है,
और एक भगवा दुपट्टा डाल के वो आपके सामने आके बैठ जाता है। आपको ट्रेनिंग में कहीं सिखाया नहीं, इधर हम भी नहीं, हम तो सिखाते हैं फिर भी अपने स्टूडेंट को कैसे आदमी को कैसे टैकल करना है। ठीक है, आधा तो नशे में होगा तो सिटकनी आप ही लगा दो, जरा आप ही इलाज कर दो उसका। आपको लगता नहीं ज्यादा पावरफुल है तो पहले से पुलिस बुला के रखो। एक पैरेलल पुलिस भी रखना चाहिए अपनी। मैं प्रशासनिक अधिकारी जो बनने वाले हैं उनको पर्सनल, आपके गांव में आपके यहाँ कोई बेरोजगार हो, 4-5 लोग ऐसे जो बहुत हट्टे कट्टे हों, उनको बॉडीगार्ड के तौर पे एक अपना पर्सनल नियुक्त कर लेना। आईएएस बन जाओ तो पिटाई विटाई करने के लिए ऐसे बदमाशों के ऑफिस के आसपास ही कहीं कहीं रखो बस, और इमरजेंसी कॉल पे उसका नंबर रखो। ठीक है, बेरोजगार होंगे तो बहुत सस्ते मिल जाएंगे, नहीं तो कहीं से व्यवस्था करा देना। बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है कलेक्टर के पास में, आते हैं नाम लेने के लिए। बहुत अरबपति आदमी है, आपने नलकूप खनन पे प्रतिबंध लगा रखा है, वो बोलता नहीं नहीं मुझे तो ट्यूबवेल लगानी है, और जिद करने लगता है, फोन करवाता है सांसद के, विधायक के, तो उसको कहना 50,000 रुपये रखो, हमको व्यवस्था करनी है। 50,000 रुपये दे जाएगा। एक आदमी है वो बंदूक का लाइसेंस चाहता है, उससे रखवा लेना 50,000 रुपये, वो रख जाएगा, उनकी सैलरी हो जाएगी 4-5 लोगों की। उन्हीं लोगों से फिर उनकी पिटाई करवाओ कमरे में बंद करके, फिर आना बंद कर देंगे वो। ये मैं सही तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपका कोई रक्षक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचा सकता इस देश में आपको। गजब की सलाह दे रहा हूं मैं, खुलेआम दे रहा हूं, ये भी यूट्यूब पे भी डालूंगा। सारे प्रशासनिक अधिकारी जो शरीफ है उनके लिए बता रहा हूं मैं, नहीं तो पैरेलल में हमारे जैसों के नंबर रखना, हम पहुंचाएंगे कहीं ना कहीं। नहीं तो आप गुंडों से बच ही नहीं सकते। वो फेयर प्राइस शॉप खोलता ही नहीं है, ट्रक खड़ा होता है उसके यहाँ, ट्रक पूरा का पूरा मार्केट में बिकने के लिए चला जाता है, मार्केट में चला जाता है। भैया बंद करो। तो प्रिया तुम्हारा माइक्रोफोन चल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये है, अब वो दुकान नहीं खोलता, गरीब लोगों को राशन ही नहीं मिलता, और ट्रक कहां गायब हो जाता है, मार्केट में बिकने के लिए चला जाता है, दूसरे बनिए के यहाँ चला जाता है, और वही दुकानों पे बिकता हुआ चीजें दिखती हैं, वही सारी चीजें, वही शुगर और वही केरोसिन और वही सब चीजें। कलेक्टर के पास लोग आते हैं, साहब हम 1 महीने से परेशान है, दुकान नहीं खुलती। बोले वो दूसरी वाली, बोले वो उसकी भी नहीं खुलती, उस मोहल्ले वाली, बोले नहीं सब एक ही ठेकेदार की है। तो कलेक्टर यंग होता है, ट्रेनिंग में पढ़ के आता है, गरीबी ये वो भूखमरी भ्रष्टाचार सब मिटाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जोश आ जाता है उसको। वो गाड़ी लेके निकलता है, एसडीएम को कहता है चलो मेरे साथ, पुलिस वाले लेता है 2-3, सील करो ये दुकान, ये सील करो, वो सील करो, इस पे लगाओ ताले, इस पे लगाओ, सील करो, दूसरे को देंगे, इसका लाइसेंस निरस्त करो, नोटिस लगा आते हैं तुम्हारा लाइसेंस निरस्त किया जाता है, फलाना ये वो। तब वो आता है सोने की चेन वाला और वो गले में गुंडा दाढ़ी वाला, तो वो प्रवेश करता है कमरे में। आपका चपरासी जानता है तो चपरासी बिना पूछे ही घुसने भी देता है उसको, आपसे पूछने भी नहीं आता कि फलाना वो आया है, क्योंकि वो आदमी इतना बड़ा है कि चपरासी गेट खोल देता है उसके लिए। अब वो तो आके और आपसे बिना पूछे ही सामने कुर्सी पे बैठ जाता है। कहाँ के रहने वाले हो साहब आप, कौन से राज्य से आए हो, सीधा ऐसे पूछेगा, फिर क्या करोगे? तभी कि बता रहा हूं मैं, तब रखना पड़ेगा आपको इंतजाम, क्योंकि एसपी तो मिला हुआ है उसके साथ, वो तो पुलिस भेजेगा नहीं, आप पिटते रहो, कुछ नहीं होता। हमने कई सारे कलेक्टरों को असहाय पाया है, एक एफआईआर नहीं करवा सकते हो थानेदार बोलता है जी सर श्रीमान कर दूंगा मैं, बस करता ही नहीं। वो पूछता अपने एडिशनल एसपी से फोन लगा के, साहब ये वो साहब का बार बार फोन आ रहा है कि उसकी एफआईआर करो, उसको अंदर करो। वो लोग करना मत, वो तो ऐसे ही करता रहता है। आया समझ? तो बहुत असहाय है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, भारत है ये, गुंडागर्दी है यहाँ, राजनीति घुसी हुई है, चुनाव लड़ते हैं लोगों के बल पे लोग,
सत्ता में पहुंचते हैं, आपको अपनी व्यवस्थाएं भी रखनी पड़ेंगी, तब जाकर के कहीं भला कर पाओ। भला करने के लिए आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। हाँ, अगर आप शाम को पार्टी में जाना चाहते हैं, मंत्री के यहाँ, एमएलए के यहाँ, और वहां एसपी भी आएगा, पुलिस वाले भी आएंगे, वकील भी आएंगे, और वो गुंडा दाढ़ी वाला वो भी आएगा, भगवा तिलक वाला वो भी आएगा, तब उसे हाथ मिलाना है, दोस्ती करना है, आवारागर्दी करनी है, अय्याशी करनी है, दारू पीना है, मुर्गा खाना है, ये सब करना है, तो फिर तो बहुत मस्ती है, आप मस्ती छानने जा रहे हो प्रशासन में, क्योंकि उनको तो आदमी मिल गया और आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, मस्ती में रखेंगे, फिर तो आपका कंफर्ट जोन हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन कहीं भलाई जो सूझ गई आपको कि वो मैंने पढ़ा था, फिर ये सब भूलना पड़ेगा सिलेबस, ये सिलेबस काम नहीं आएगा, फिर तो आपको ये जो ट्रेनिंग में जो सिखाया वो भी नहीं आएगा। तो दबंग ऑफिसर ऐसे ही नहीं बनते, केवल ईमानदार होने से भी कुछ नहीं होता। हमने चारों चीजें बताई थी आपको, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। समझदारी भी होनी चाहिए, नाक कान जो है पूरे खुले होने चाहिए, सब तरफ से समझ में आनी चाहिए क्या गंध आ रही है, कान में क्या पड़ रहा है, आंखों से क्या दिख रहा है, और फिर जो ये सब कुछ दिखाई पड़ता है चारों तरफ से, उनको सब सब्जेक्ट के हिसाब से तोलना, और फिर उन डॉट्स को सबको कनेक्ट करके एक पिक्चर बनाना। तो वो जो पिक्चर आप देखोगे उसमें असली स्वरूप दिखाई पड़ेगा। बात समझ में आ गई? केसेस कम होते जा रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग भी कम होती जा रही है, लोगों ने भी सहन करना सीख लिया है, मोर्टेलिटी रिपोर्ट नहीं होती, मरने वालों की रिपोर्ट नहीं होती, उसे कोविड से मरा हुआ माना नहीं जाता। कोविड क्या था क्या नहीं था, हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी आ चुकी है। वैक्सीन वालों की वैक्सीन बिकवाना भी है, कॉर्पोरेट हैं, वो बड़े कॉर्पोरेट हैं। कुछ वैक्सीन प्रेस्टीज का भी विषय है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विश्वास भी बनाए रखना है लोगों का, वो भी करना है। तो बहुत सारी चीजें अगर आप करोगे तो लगेगा कि भ्रष्टाचार का, राजनीति का, चुनावी राजनीति का, इलेक्टोरल बॉन्ड का, मीडिया मैनेजमेंट का, इवेंट मैनेजमेंट का, उन सब का मिला जुला एक स्वरूप है। उसमें सारे सब्जेक्ट काम आ जाएंगे अब। और शोषण किसका है? गरीब का, अज्ञानी का, और जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है उसका, खास करके। जो असली वायरस को झेल गया, कोरोना वायरस को, तो वैक्सीन को भी झेल जाएगा। वैक्सीन क्या है? एक मरा हुआ वायरस है, आधा अधूरा टूटा फूटा वायरस है, उसको तोड़फोड़ दिया गया है, और बॉडी को कंफ्यूज किया जाता है कि वायरस आ गया है, एंटीबॉडी बनाओ, यही वैक्सीन है। असली वायरस आता तो भी एंटीबॉडी बन जाती। टूटा फूटा वायरस दिया जा रहा है बेवकूफ बनाने के लिए बॉडी को, लेकिन अंदर जाकर के अगर वो एक्टिव हो गया, उसने अपनी टूट फूट सुधार ली और वाकई में काम करने लग गया, तो ये होता कम है, वैज्ञानिक रूप से उतना सच नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। डीएनए है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है कि नहीं आपने? ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की 3 चीजें पढ़ी थी, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन। 3 चीजें पढ़ते हैं ना, उसमें एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म कर लेता है बेटा। एवरी मैक्लार्ड और मैकार्टी का प्रयोग है, नोबेल प्राइज मिला था उनको। डीएनए इज ए रियल जेनेटिक मटेरियल, चैप्टर पढ़ लीजिएगा। डीएनए इज ए रियल जेनेटिक मटेरियल, ये सर्च कीजिएगा, डीएनए इज ए रियल जेनेटिक मटेरियल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें चूहों के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है वायरुलेंट का। न्यूमोनिया कॉज करते हैं बैक्टीरिया, प्लूरोकॉकस न्यूमोनिया। तो प्लूरोकॉकस न्यूमोनिया का एग्जाम्पल इंजेक्शन लगाया जाता है किसमें? माइस में, चूहों में।
तो चूहे मर जाते हैं क्योंकि वो वायरुलेंट थे। तो वो दो तरह के थे, कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड। जो कैप्सुलेटेड थे वो डिजीज कॉज करते हैं, वो वायरुलेंट होते हैं। जो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं वो डिजीज कॉज नहीं करते। तो कैप्सुलेटेड को लगाया तो चूहा मर गया, नॉन कैप्सुलेटेड को लगाया तो चूहा नहीं मरा, क्योंकि उसमें डिजीज कॉज करने की हिम्मत ही नहीं थी, यानी कि उसके पास वो डीएनए नहीं था। तीसरी कंडीशन में उसने कैप्सुलेटेड लिया और उसको हीट एंड किल्ड कर दिया। कैप्सुलेटेड वाले को क्या किया? हीट एंड किल्ड कर दिया, यानी गर्म करके उसको मार दिया। फिर इंजेक्शन लगाया। कैप्सुलेटेड तो था तो मर जाना चाहिए था, नहीं, हीट और किल करने से कैप्सूल समाप्त हो गया तो चूहा जिंदा रहा। चौथे प्रयोग में उसने क्या किया? हीट एंड किल्ड कैप्सुलेटेड प्लस नॉन कैप्सुलेटेड, जिससे चूहा नहीं मरता था। हीट एंड किल्ड वाले से भी चूहा नहीं मरता था कैप्सुलेटेड से, और नॉन कैप्सुलेटेड से में नहीं मरता था। तो दोनों को मिला दिया, दोनों से चूहा नहीं मरता था, लेकिन दोनों को जब मिलाया ना तो चूहा मर गया। कैसे? वो जो नॉन कैप्सुलेटेड था उसका डीएनए जिंदा था, उसके पास तो पूरा साबुत डीएनए था, और इसका जो डीएनए था नॉन कैप्सुलेटेड का, हीट और किल्ड करने की वजह से टूट गया था। उसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दी पावर, किसको? जो डीएनए साबुत था उसको ट्रांसफॉर्म कर दी कि जाओ कैप्सूल बना लो। तो जो कैप्सुलेटेड नहीं था उसके चारों तरफ कैप्सूल बनने लग गई, और उसकी वजह से न्यूमोनिया हो गया चूहों में। 1954 का शायद 54 या 59 के आसपास एवरी मैकलायड और मैककार्टी को इसका नोबेल प्राइज मिला था कि रियल जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। इसलिए डीएनए अगर टूटा फूटा भी है तो वो डैमेज तो कर सकता है। इसलिए वैक्सीन जो है पूरी तरह से टेस्टेड होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, सारे ट्रायल पूरे होने चाहिए। 1 महीना और रुक जाते, 1.5 महीना और रुक जाते, ट्रायल पूरे कर लो ठीक से। वैसे तो 10 साल बताया था आपको, सामान्यतः वैक्सीन कितने साल में आ रही है? R&D के 10 साल में। आप ताबड़तोड़ 1 साल में ही लिया है, 1 साल भी नहीं हुआ, 8-9 महीने में ही लिया है, तो उसको 10 महीने हो जाते ज्यादा से ज्यादा। और क्या होता है? अप्रैल में ही शुरू हुआ ना, तो 10 महीने हो जाते हैं, 9 महीने के बजाय 10 महीने में पूरा कर लेते हैं। पर पूरा हो जाना, क्योंकि ये जो आप टूटे फूटे प्रयोग कर रहे हो ना इतने बड़े जनता पे, ये खतरनाक है, ये अवैज्ञानिक भी है, अनैतिक भी है, राजनीतिक धर्म के विरुद्ध भी है, अर्थशास्त्र के बहुत नजदीक है। आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के लिए, या खास करके जो कंपनियां हैं करोड़ों डॉलर जो कमाएगी, बिलियंस, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो वही उद्योगपतियों की बात हो जाती है, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हो जाती है, आम जनता को ज्यादा। तो वही बात हम कह रहे हैं कि ओरिजिनल वायरस जब आया और वो लोगों ने झेल लिया, तो आपका वायरस, आपकी वैक्सीन को भी झेल लेंगे, क्योंकि ये तो टूटा फूटा अधमरा वायरस है। तो अधमरे वायरस से पर जिनको प्रभावित होना है, वो तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, वो तो क्यों बोल रहा है कोवैक्सीन वाला? आज का न्यूज में जाकर के देखिएगा, कोवैक्सीन वाला क्यों बोल रहा है कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो हमारी वैक्सीन न लें। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो अधूरा वायरस है ना, ये कहीं उसको डैमेज ना कर जाए, क्योंकि तुम्हारी तो इम्यूनिटी कमजोर है, तुम वायरस को झेल नहीं पाओगे। तो ये मैं थोड़ा सा आर्ट्स के लोगों के हिसाब से बता रहा हूं, साइंस की बात। ये मैं अपने फॉर्म में बोलूंगा ना, अपनी फ्लुएंसी में, तो वो थोड़ी सी डॉक्टरों को समझ में आएगी, या फिर जो लाइफ साइंस में जो अपर कोर्स किया हुआ है जिन्होंने बहुत अच्छा वाला, उनको समझ में आएगी रिसर्च लेवल पे। इसलिए मैं थोड़ा सा गिरा के बात कर रहा हूं, ताकि सभी प्रकार के, सभी स्ट्रीम के लोगों को समझ में आए, इंजीनियरिंग वालों को भी बायो समझ में आए, मेडिकल साइंस समझ में आए।
कि क्या चीज है। डॉक्टर्स क्यों नहीं बोल रहे हैं? डॉक्टर्स इसलिए नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, बहुत सारे 40% डॉक्टर्स ने लगाने से मना किया है, बोले हम नहीं लगवाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने साथ साथ बहुत सारी प्रिकॉशन की बात की है कि आपका खाना पीना भी आपको अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आप वैसे ही अच्छा रखोगे तो असली वायरस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ना। फिर तो असली, वो तो कोमॉर्बिडिटी वालों को नुकसान पहुंचा रहा है, यानी जिनको ऑलरेडी डायबिटीज ज्यादा है, ऑलरेडी जिनका हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा है, उनको डैमेज कर रहा है। अभी तक जितनी मॉर्टेलिटी हुई है उसमें सबसे ज्यादा लोग कौन मरे हैं? आप सेलिब्रिटीज को भी देखिए, कौन लोग मरे हैं कोविड से? वही लोग मरे ना जो पहले से परेशान थे, पहले से कैंसर था, पहले से बीमार थे, पहले से बहुत ज्यादा टेबलेट पे चल रहे थे, इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर थी, वही लोग मरे। तो अभी भी यही सावधानी रखने के लिए कहा जा रहा है कि वो लोग और ज्यादा ख्याल रखें जो लोग, और उन लोगों को हम नहीं लगाएंगे। तो जब उनको ही नहीं लगाओगे तो फिर स्वस्थ व्यक्ति को लगाओगे तो वो तो असली कोरोना को भी झेल जाएगा ना। आप तो असली कोरोना ही इन्फेक्ट कर दो उसको, बोले ला करके असली वायरस चिपका दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो झेल जाएगा। मुझे नहीं, हल्का सा बुखार आता है, कई बार सिम्टम्स नहीं, तो एसिम्टोमेटिक कितने सारे कोरोना के पेशेंट थे, बहुत सारे लोग थे जो एसिम्टोमेटिक रहे हैं। और ये भी तो कहा ही था कि जिन लोगों को होके निकल चुका है उसको हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको तो वैक्सीन लग ही चुका है। एक बार कोरोना हो गया मतलब वैक्सीनेशन हो गया आपका, यही तो है वैक्सीनेशन। कोरोना हो गया मतलब वैक्सीनेशन हो गया, एंटीबॉडी बन गई आप में। अब एक और चीज है कि एंटीबॉडी, एक आप बचपन में टीका लगाते थे, क्या वो वैसे टीके हैं ये? कई लोगों को भ्रम है कि बचपन में हम जैसे कोई एक टीका लगवा लेते हैं तो जीवन भर अब आपको ये बीमारी कभी नहीं होगी, क्योंकि जीवन भर की गारंटी नहीं, ये भी 6 महीने या साल भर की गारंटी है, जैसे आपकी फ्लू की होती है। आपको ठंड के दिनों में फ्लू होता है, आप मार्केट से मेडिसिन लेके आते हैं, वो उसको खत्म करता है, साथ में एंटीबायोटिक लेते हैं, वो खत्म करता है। हमेशा के लिए खत्म कर देता है? नहीं, 6 महीने के लिए करता है। फिर जुलाई के महीने में किसी दिन बारिश हुई, आप भीग गए, फिर शुरू हो जाता है वो, फिर पकड़ लिया, फिर आप लेते हैं। तो 6-6 महीने में 2 बार आपको फ्लू होता है, और 2 बार आप दवाई लेते हैं, सेम फ्लू। कई बार आप वही दवाई लिखी होती है डॉक्टर की, वही फार्मूला रिपीट करते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। वैसे आप फार्मूला रिपीट ना भी करें तो अपना लाइफ साइकिल पूरा करके वैसे भी खत्म होने वाला 3-4 दिन में। वो क्रेडिट डॉक्टर को चला जाता है। डॉक्टर से पैरासीटामोल से आपके बॉडी पेन को और बुखार को कम करता है, असली में वो वैसे भी जाने ही वाला होता है। और कई लोग तो तीसरे चौथे दिन जब ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं तब जाके लेते हैं, तो उस दिन तो वैसे भी आखिरी था, उसका पीक पे था वो। तो फालतू ही क्रेडिट देते रहते हो आप, और वैसे भी आखिरी होता है। तो बस ये मनुष्य को जीवन के प्रति जो डर है उसकी कमाई है, वो पूरी इंडस्ट्री चल रही है उसमें, फार्मास्यूटिकल की भी और मेडिकल की भी और डॉक्टरों की भी। लेकिन पिछले साल जब दिसंबर में जब मैं कहता था, हमारी क्लास में भी बात करता था, हमारी गायत्री मंदिर वाली क्लास में भी लगभग हर दूसरे आदमी को हुआ था। दिसंबर से फरवरी के बीच लगभग इतने लोगों को हुआ था, और मैंने कहा था किसी भी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा फ्लू है, क्या बीमारी। वही कोरोना था। आपका पहला पेशेंट चाहे आपको जनवरी के एंड में समझ में आया हो, लेकिन यहाँ E1 से लेकर के पूरे E9 तक, E8 तक, पूरा जितने हॉस्पिटल्स थे सारे डॉक्टर बदनाम हो गए थे कि बुखार तक नहीं उतार पा रहे। सारे मेडिकल शॉप पे जाकर के पूछो कि पिछले साल दिसंबर से लेकर फरवरी तक जितने बुखार आए थे किसी दवाई से ठीक हुए थे? हुए ही नहीं थे। सारे मेडिकल वाले एक ही बात करते थे, बोले सर सब बदनाम है, हमारी भी हालत खराब हो, पहले हम ही दे देते थे ये जाके ले लो, आज में ठीक हो जाता था, अभी पता नहीं क्या हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो क्या था? किसी ने टेस्ट तो आपका RT-PCR तो शुरू ही नहीं हुआ था, मार्च अप्रैल में आपने शुरू किया, छोटे शहरों में तो था ही नहीं, बायोसेफ्टी लेब भी नहीं थी,
और जिन जिन लोगों को नवंबर से जनवरी के बीच बुखार आया था फरवरी तक, उनको देखो अभी कोरोना हुआ है क्या, उनको रिपीट हुआ है क्या, चाहे उन्होंने मास्क लगाया हो चाहे नहीं लगाया हो, क्योंकि एंटीबॉडी बन चुकी थी नवंबर से जनवरी के बीच। इसका मतलब वुहान से आने में इस जमाने में कोई टाइम थोड़ी लगता है। ये बहुत बहुत उथली स्टडी है, मतलब इतनी माइक्रोस्कोपिक चीजों की, इतनी बायोटेक्नोलॉजिकली और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो बिल्कुल सूक्ष्म विज्ञान है, उसकी बहुत उथली स्टडी की गई है इस देश में। इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस, फार्माकोलॉजी, सब कुछ खोखलापन साबित हुआ है। सब गांव के उस अनजान किसान और उस अनजान व्यक्ति जो चौपाल पे बैठता है और राजनीति की बातें करता है, उसी के जैसे सारे डॉक्टर भी थे और उसी के जैसे आपका WHO भी था। WHO का जो चीफ है वो भी उतना ही पैदल आदमी था जितना चौपाल पे बैठा हमारे गांव का आदमी कुछ तो भी बतियाता रहता है। तो किसी किसान में, और सारे साइंस जो है वो चुप थे। आज भी उसका ओरिजिन और माइग्रेशन समझ में नहीं आ रहा है बीमारी का, 1 साल बाद भी। लॉकडाउन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, ये भी क्लियर नहीं है। कुछ रिसर्च कहेंगे कि लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी जब लानी थी तो पहले ही ले आते। इकोनॉमी को बर्बाद करने से क्या मतलब था जब आपको, और इतना ही ज्यादा स्कूल नहीं खोलना और खोलना ये था तो आपने नीट की परीक्षा करा ली और जी की परीक्षा करा ली, और अब जो है स्कूल अब खोल रहे हो, तो सारे लोग तो पहले ही मिल लिए थे ना, वही तो स्कूल में मिलने वाले थे। ऐसे थोड़ी कि आज परीक्षा है तो कोरोना ट्रांसमिट नहीं होगा और जब पढ़ने जाएंगे तब कोरोना हो जाएगा। लोग तो आपने सारे ही मिला दिए, पहले ही मिला दिए, एक साथ मिला दिए, बड़ी बड़ी परीक्षाएं आयोजित करवा दी। 6 महीने बाद आप कल रहोगे अब इस तारीख से स्कूल खुलेंगे, 6 महीने पहले मिल लिए भाई वो सारे लोग, पूरी पूरी क्लास उठ करके परीक्षाएं देने। और उन दिनों में ट्रांसपोर्ट नहीं था, ट्रांसपोर्ट होता तो कुछ लोग ट्रेन से चले जाते, कुछ लोग बस से चले जाते, कुछ टेम्पो से चले जाते, कुछ बाइक से चले जाते, कोई अपनी स्कूटी से निकल जाते। अब वो एक स्कूटी पे 3-3 लोग टंग के गए तो ज्यादा कॉन्टाजियस हो जाता है, संपर्क और ज्यादा हुआ था उन दिनों में, क्योंकि एक ही गाड़ी में बहुत सारे लोग गए थे। तो क्या था, कितना अवैज्ञानिक है ये। तो बहुत ही वैज्ञानिक युग में अवैज्ञानिक तरीके से हम लोग जिए हैं, मोटे अंदाज से जिए हैं, बहुत उथले तरीके से जिए हैं, बहुत शैलो स्टडी में जिए हैं, शैलो रिसर्च। वैज्ञानिक असहाय, डॉक्टर असहाय, नीति निर्माता असहाय। आप कहेंगे पेंडेमिक पहले भी आए हैं। पेंडेमिक को डिक्लेयर करने में ही कितनी, यानी WHO की हालत भी वही है जो गांव के सरपंच की है। आपके गांव के सरपंच और WHO के चीफ में कोई अंतर नहीं था, वो भी उतना ही पैदल दिखाई पड़ रहा था। और ट्रंप जैसा प्रशासन एक तरफ जो WHO को फिर बोल रहा मैं फंडिंग नहीं करूंगा, उसको कितना समझ में आता था ट्रंप को, आप समझ में आ रहा है ना कि वो कितना समझदार था और कितनी अकल थी उसमें। वो अपने ही देश की संसद पे चढ़ाई करवा रहा था पागलों से। अब लोग ढूंढ रहे हैं उनका, वही FRT से, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से उनको ढूंढा जा रहा है, एक एक को पकड़ पकड़ के उन पर मुकदमे हो रहे हैं, देशद्रोह के मुकदमे चलेंगे उन पर कि तुम वहां संसद पे चढ़ाई करने गए थे। तो वो भी तो पागल ही होंगे जो पागल के कहने पे चले गए वहां। हम एक पागल को ही जिताने वहां गए थे और यहाँ पे भी जिता रहे थे। तो हम कौन है? हम भी वही हुए। हमारे ऊपर भी थोड़ा मुकदमा होना चाहिए। हमने चढ़ाई नहीं की, लेकिन ह्यूस्टन में क्या किया था, बोस्टन में क्या किया था, वहां पे ह्यूस्टन यही सब किया था। तो मैं आपको जगाना चाह रहा हूं, मैं आपको इसलिए जगाना चाह रहा हूं, खास करके सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों को, कि दुनिया खोखली है, ज्ञान बहुत उथला है, टेक्नोलॉजी भ्रमित है और राजनेता मूर्ख हैं। इसलिए सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। और यहां पे भी लापरवाही हो गई और इसको ठीक से नहीं पढ़ा
और सारे ज्ञान जितने भी हैं इन सबको अगर आपने एब्जॉर्ब नहीं किया तो पिक्चर नहीं बना पाओगे, डॉट नहीं कनेक्ट कर पाओगे। जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतना स्पष्ट पिक्चर बनता है। मैं अगर 6 डॉट बना दूं पूरे बोर्ड पे और कहूं इनको कनेक्ट करके हिरण बनाओ, तो हिरण तो बन जाएगा, लेकिन हिरण जैसा दिखेगा वो, लेकिन हिरण नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं 20 डॉट बना दूं और फिर कहूं कि इसको महात्मा बुद्ध बनाओ, तो आप थोड़ा थोड़ा बुद्ध दिखने जैसा कुछ बना दोगे। लेकिन यहाँ 400 डॉट हो और उससे पूरे बुद्ध की शक्ल तैयार होती हो, तो एक जीवंत बुद्ध निकल आएंगे और ऐसा लगेगा भी सही कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ये उनके चेहरे पे भी दिखेगा। तो जितने ज्यादा डॉट्स होंगे, इसका मतलब जितना ज्यादा नॉलेज होगा आपको, जितने ज्यादा विस्तृत सब्जेक्ट। इसलिए मुझसे कई लोग कहते हैं सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाएंगे, तब सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं, तभी तो आपसे ये बात कर पा रहा हूं। मेरे यहाँ अगर अलग अलग लोग अलग अलग सब्जेक्ट आके पढ़ा रहे होते हैं तो कोई कुछ भी नहीं कहने की स्थिति में होता। उसके लिए अंधे का हाथी होता। किसी को पता है कि पैर जो है यही हाथी है, कोई सूंड को पकड़ के खड़ा हो जाता, बोलता यही हाथी है। कोई पीठ को कान को हाथ लगाता, बोले यही हाथी है। कान मतलब एक तरह से पॉलिटी हो गया, सूंड मतलब एक तरह से इकोनॉमी हो गया, पैर एक तरह से आपकी हिस्ट्री हो गया, पूंछ एक तरह से साइंस हो गया, या ऐसे इन सबको जोड़ने से हाथी बनता है पूरा। और तब लगता है कि हाथी एक विशालकाय प्राणी है और बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देता है और पेड़ों की पत्तियां खाता है, शाकाहारी प्राणी है, मांसाहारी नहीं है, और उसमें एक दांत रहता है जो दिखाई देता है। और ठीक ऐसी ही प्रतिमा गणेश जी की भी है। ये सब तुलना तो तब कर पाता है आदमी जब पूरा पूरा हाथी दिखता है, तो वो गणेश तक चला जाता है। एरावत की कहानी भी उसको आ जाती है, सब समझ में आ जाता है उसको। और अफ्रीकी हाथी और भारतीय हाथी में अंतर भी कर पाता है, नहीं तो केवल वो पूंछ लेके ही बैठा रहता है एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला, और पूंछ को ही हाथी बताता रहता है। तो उसके स्टूडेंट भी ऐसे छूंछ जैसे रह जाते हैं, उसमें कुछ अकल नहीं रहती, उसको समझ में ही नहीं आती, वो हाथी बना ही नहीं पाता। तो डॉट्स कनेक्ट करने का नाम है सिविल सर्विसेज की परीक्षा। बिंदुओं को जोड़ो, ज्ञान के बिंदुओं को जोड़ो, जो बिखरा हुआ ज्ञान है उसको जोड़ो और उससे अपना उत्तर बनाओ। तो क्या भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम है या दुनिया का सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है? दोनों में से आप क्या कहना चाहेंगे? यही प्रश्न आ गया तो आप कहोगे सरकार विरुद्ध प्रश्न नहीं आते, तो आते हैं प्रश्न, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, सरकार से कोई लेना देना नहीं है प्रश्नों का। तो एक क्लिनिकल ट्रायल हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन चल रहा है ना चारों तरफ, और वैक्सीन की बड़ी धुआंधार शुरुआत की है। चुनावी इवेंट बना दिया, इसको भी इवेंट मैनेजमेंट कर दिया, जबकि ये एक साइंटिफिक प्रोग्राम है। तो पहले के समय में जो वैक्सीनेशन होते थे और अभी के वैक्सीनेशन है, इन दोनों में अंतर है। ये वो वैक्सीनेशन नहीं है जो इंद्रधनुष क्रांति में आप देखते हो, या बचपन में जो वैक्सीनेशन होता है, या जो पोलियो का वैक्सीनेशन था, ये उसके साथ तुलना करने से इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें अननोन और हिडन बहुत कुछ है, नॉन साइंटिफिक भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके जवाब भी सामने नहीं आए। नहीं, चूंकि महामारी में डर का मनोविज्ञान है ना, डर है, इसलिए डर का राजनीतिकरण बहुत आसानी से हो सकता है। डर का मौद्रीकरण भी बहुत अच्छे से हो जाता है। डर से पैसा भी बनाया जाता है। इंश्योरेंस जो है उसमें पैसा कैसे बनता है? लाइफ इंश्योरेंस, मरने का डर होता है ना, उसी से तो पैसा बनाया जाता है कि मैं मर जाऊंगा तो परिवार का क्या होगा, एक साथ पैसा मिल जाएगा। 50 लाख का इंश्योरेंस करा लेता है आदमी, एक साथ 50 लाख रुपए मिल जाएंगे घर वालों को, तो इनको दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो चला जाऊंगा लेकिन इनको पैसे मिल जाएंगे। तो मौत का ही तो व्यापार है, डर का ही व्यापार है। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो किसका पैसा कमाते हैं? असली में बीमारी ठीक करने का कमाते हैं या डर का पैसा कमाते हैं?
मैंने अभी आपको बताया था, डर का बहुत ज्यादा पैसा होता है। मेडिसिन के मामले में फार्मास्यूटिकल कंपनियां किसका पैसा कमाती है? जेनेरिक मेडिसिन जो सरकारी अस्पताल में मिल रहा है आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर चमचमाता हुआ कवर नहीं होता। वो गोली को एक डब्बे में से निकालता है, ऐसे हाथ से कागज की पुड़िया बांधता है और उसको आपको गोली पकड़ा देता है। सरकार को 10 पैसे में पड़ी है, मार्केट में जो मिलती है वो 6 रुपए की है, कोटेड होती है, चमचमाता हुआ कोट होता है, अंदर से निकलती है तो उसमें से पाउडर निकलता नहीं, काफी फिनिशिंग होती है उसमें, अच्छी कंपनी की बनी हुई है, ब्रांडेड है। ब्रांडेड होने से वो आपको देता भी है, दुकानदार को आप बोलते हो कोई अच्छे से देना, बढ़िया वाली देना, तो बोलता 6 रुपए की आएगी, बोले हाँ ले लो। तो 10 पैसे की जो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है पुड़िया में, आप उसको नहीं लेते, तो 6 रुपए की मार्केट से उठा के लाते हैं। तो ये डर ही तो है आपका कि ये ठीक करेगी और ये ठीक नहीं करेगी, जबकि कंटेंट दोनों का एक जैसा है। सॉल्ट तो वही वाला सॉल्ट है, जो उसमें है वही सॉल्ट उसमें है, सॉल्ट में कोई अंतर नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन 70 रुपए की आती, 3 देता है एंटीबायोटिक, सरकार को शायद 75 पैसे में या 1 रुपए में पड़ती होगी, वो वहां फ्री देते हैं एजिथ्रोमाइसिन, हम लेते ही नहीं है। थ्रॉट इन्फेक्शन एकदम ठीक करती है, लाइन में लग के ले लो, निःशुल्क दवा योजना में मिल जाती है, हम लेते ही नहीं है, वहां से लेते हैं मेडिकल से। क्यों? क्योंकि 70-75 रुपए में, 80 रुपए में 3 देता है, 25 रुपए की एक पड़ती है। तो मनोविज्ञान भी ये कहता है कि पैसा ज्यादा लगता है तो आदमी सोचता है 25 रुपए की एक है तो वैसे ही ठीक हो जाता है एक में ही ठीक हो जाता है, 3 लेने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, एक में ही हो जाता है। बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, और अभी भी इन्होंने कोरोना में यही दिया था, एजिथ्रोमाइसिन ही दिया था, क्योंकि वो कोरोना का इलाज थोड़ी कर रहे, वायरस का तो कोई इलाज ही नहीं मिला इनको, ये तो सिम्टम्स ठीक कर रहे थे, उसके जो सिम्टम्स है उस पर काम कर रहे थे। ढेरों डॉक्टरों को देखा, एक मुट्ठी भर के गोली खिला देते हैं, अब उनको लगता है ये पूरा मिक्सचर है, कहीं कहीं कोई तो लगेगी, जा करके खिलाओ इसको, इनमें से एक मुट्ठी में से कोई न कोई तो काम करेगी, आखिर ये है तो दवाइयां ही हैं, इनसे लोगों के जुकाम भी ठीक हुए हैं, गले का दर्द भी ठीक हुआ है, इन्हीं सब से हाथ पांव का दर्द भी ठीक होता है, इसी में बुखार भी ठीक होता है, और हमने इन्हीं मुट्ठी भर दवाओं से पता नहीं कितने रोगी ठीक किए हैं। तो जो भी कोरोना के पेशेंट भर्ती किए जा रहे थे उनको दिन भर में एक मुट्ठी भर के गोलियां दे दी जाती थी कि कोई तो काम करेगी। ये मेडिकल साइंस है, ये मेडिकल साइंस है क्या? ये मेडिकल साइंस तो नहीं था। पिछले 1 साल में जो आपने जो कुछ भी नजारा देखा वो मेडिकल साइंस नहीं था, बल्कि अभी तक जो मेडिकल साइंस ने जो कुछ भी इवॉल्व किया है उसका तमाशा था, उसका तमाशा बनाया गया। लेकिन कर भी क्या सकते थे, कैसे भी करके उसको ठीक करना था। उसके बाद उसको थोड़ा सा विटामिन वगैरह देके, मल्टीविटामिन देके उसके लीवर विवर को जो भी डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने का काम किया जा रहा था, रिपेयर कर रहे थे। अब आया वैक्सीन, तो ये भी फिर उसी टाइप का, जैसा कोरोना का इलाज था वैसा ही वैक्सीन है, इसमें भी मोटा अंदाज है। पर मैं आपको लिखने वाले कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं, वो देख लीजिएगा। लिखने वाले कुछ पॉइंट्स ये हैं कि वैक्सीन मेडिकल साइंस का एक अद्भुत चमत्कार है जिसने मानव जीवन को अभी तक बचाया है। अगर वैक्सीन नहीं होते तो मॉर्टेलिटी आधी से ज्यादा मानवता वैसे ही समाप्त हो जाती है। इसलिए वैक्सीन चमत्कार तो है, इसमें कोई दो मत नहीं। लाइफ सेविंग ड्रग्स, जीवन रक्षक दवाइयां मेडिकल साइंस का चमत्कार है। शल्य चिकित्सा
मेडिकल साइंस का चमत्कार है शल्य चिकित्सा, सर्जरी। ठीक है, तो ये सब मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा वरदान है हमारे दुनिया को। लेकिन इन सब में प्रॉपर R&D हुआ है, लंबा समय लगा है, और इसमें प्रॉपर रिसर्च हुई है, वैज्ञानिकों का योगदान है, इसमें डॉक्टरों का योगदान है। ठीक है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उत्पादित दवाइयां, बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड मेडिसिन्स, ये और जबरदस्त चीज है। और फिजिक्स ने क्या दिया? फिजिक्स ने बीमारियों को पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के औजार दिए हैं, यंत्र दिए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दिए, एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी, रेडियोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें जो रिसर्च में काम आती हैं, मेडिसिन्स बनाने के लिए काम आती हैं, केमिस्ट्री में काम आती हैं। फार्मास्यूटिकल का केमिस्ट्री से सीधा संबंध है, फार्मेसी का। डिस्टिलेशन के जो जितने भी यंत्र हैं, उपकरण हैं, जो फार्मेसी में काम आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स जितनी भी हैं, सेंट्रीफ्यूज जितने भी हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन्स, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है जिसमें नोबेल प्राइज मिलता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और लाइफ साइंस में, तीनों में, यानी कि मेडिसिन में, तो वो सारे के सारे जीवन बचाने वाले लोगों को होते हैं। यानी रसायन में आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे जीवन बचने जा रहा है, फिजिक्स में आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे लोगों का जीवन बचेगा, और मेडिसिन और फिजियोलॉजी में आप ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे लोगों का जीवन बचेगा। इसी पे नोबेल प्राइज मिलता है। और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं? जो पैसा कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, मेडिसिन के नोबेल प्राइज पे ध्यान रखते हैं और नजरें गड़ाए रखते हैं, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री की घोषणा कर देते हैं कि अच्छा ये वाला अब हर, यानी कि दुनिया के हर लैब में ये वाला इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ठीक है, अब हम ये इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए क्या करना होगा? उस वैज्ञानिक से सलाह होगी, यानी उसको सलाहकार के तौर पे नियुक्ति देंगे अपनी कंपनी में, और वैसे उपकरण बनना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे उपकरण फिर हर जिले की लैब में पहुंच जाते हैं। अभी जैसे कोरोना हुआ था, RT-PCR टेस्ट के लिए जो मशीन लगेगी, वो लोगों ने मशीन बनाना शुरू कर दी। आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक जो है सैनिटाइज हो जाए, ऐसी मशीनें बनने लग गई थी। आपके जूतों में नीचे कवर लग जाए, आप जूता पैर रखो, अपना जूता रखो उसमें, जूते सहित पैर रखो मशीन में, एक उसमें नीचे वो प्लास्टिक का कवर लग जाता है, सैनिटाइज हो जाता है। रेडियो एक्टिविटी से वायरस को मार देना, माइक्रोवेव से वायरस को मार देना, ऐसे माइक्रोवेव आ गए हैं, ऐसी रेडियो एक्टिविटी वाली मशीनें आ गई हैं, तरह तरह की चीजें आ गई, उपकरण आ जाते हैं, आवश्यकता के हिसाब से उपकरण आने लगते हैं। उसके आधार पर इकोनॉमी काम करती है, यानी कि बिजनेसमैन काम करते हैं, कॉर्पोरेट काम करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें, वैसी मशीनें लगती हैं, वैसी फैक्ट्रियां बन जाती हैं। PPE किट का और वेंटिलेटर बनाने का काम खूब चला, तो वेंटिलेटर की खूब जरूरत थी। तो एक फायदा तो हुआ कोरोना से। क्या फायदा हुआ? जिन अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं थे, वहां वेंटिलेटर पहुंच गए। अब आगे से जो न्यूमोनिया के कारण और लंग्स की और फेफड़ों की बीमारी के कारण जो लोग जूझ रहे हैं, उन लोगों को जो पहले ऑक्सीजन की दिक्कत आती थी, अब वो नहीं आएगी। कोरोना में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप हो गया, जबरदस्ती करवा लिया ना इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक चीज है थोड़ी सी इकोनॉमी में, वर्क फ्रॉम होम से कुछ चीजें बदली हैं।
21वीं सदी में खास करके ये जो 2021 से लेकर 30 का जो दशक है, इस दशक में बहुत बड़ा परिवर्तन ये आएगा, खास करके रियल एस्टेट सेक्टर में और कमर्शियल जो एस्टेट है, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जहां ऑफिसेज बहुत होते थे, अब ऑफिसेज की जरूरत नहीं है। गूगल ने कहा आप घर से काम करो, माइक्रोसॉफ्ट बोलता है आप घर से काम करो, फेसबुक वालों ने अपनी टीम को कहा पूरे 2021 आप अपने घर में रहो। तो फिर इतने बड़े बड़े ऑफिसेज का क्या करेंगे? तो कमर्शियल बिल्डिंग्स खत्म नहीं होंगी, प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो गिर जाएंगे, प्राइस गिर जाएंगे, क्योंकि उनमें कोई जाएंगे नहीं लोग, जरूरत नहीं है। पहली बात, 2020 से पहले कभी ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि घर से भी काम हो सकता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, लोगों को घर से काम करने की आदत हो गई, तो ऑफिस की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम है जिनके लिए लोग ऑफिस खोल के बैठे थे और अब उनको लग रहा है कि ऑफिस खोलने का कोई मतलब ही नहीं था, घर से भी हो सकता था। लोगों के घर भी इतने बड़े हैं ना कि एक कमरा मिल जाता है उनको ऐसा, जहां बैठ करके वो काम कर सकते हैं। और घर से काम करने के फायदे भी लोगों को अब महसूस हुए हैं कि उसमें आपका जो बहुत सारे कपड़ों का खर्च भी बच जाता है। बाहर जाते समय आपको कपड़े भी बहुत बदलना पड़ते थे, बहुत सारे साधन सुविधाओं की जरूरत पड़ती थी, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, व्हीकल की सर्विसिंग बच गई। साल भर में जो पहले व्हीकल आपका 20,000 किलोमीटर 30,000 किलोमीटर चल जाता था, इस बार वो 5,000 किलोमीटर ही चला इस साल। तो आपका सर्विसिंग 10,000 किलोमीटर पे आता है, तो अभी तक आपकी सर्विसिंग का डेट ही नहीं आया, 1 साल हो गया। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, पर्यावरण हितैषी भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचा है। खास करके न्यूयॉर्क को, अमेरिका में जो सब अर्बन एरिया में, वहां लोग शिफ्ट हो गए, छोटे शहरों में चले गए, बड़े अर्बन सिटीज से छोटे सिटीज में चले गए। तो 2021 जो संभावनाएं लेके आया है, कुछ अलग प्रकार की भविष्यवाणियां 2021 को लेकर के, यानी बहुत ऐसी चीजें होने वाली हैं जो किसी ने सोची नहीं। चाइना के बारे में पहले जो लोग सोचते थे, वुहान से जब कोरोना निकला और जो ये आपने दृश्य देखा और चाइना की जो इमेज बनी, उस समय ऐसा लगता था कि चाइना खत्म हो जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। अभी जितने लोग सर्वे करते हैं और जितने लोग भविष्यवाणियां करते हैं दुनिया में, जितनी सारी एजेंसी हैं, कुछ एजेंसी हैं जो यही काम करती हैं, उसके सिवा उनके पास कोई काम ही नहीं है। इस बात का वो पैसा लेती हैं और शेयर मार्केट में वो लिस्टेड है, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्या काम है उनका? भविष्यवाणी करना। उनका काम है कंपनियों की भविष्यवाणी करना, देशों की भविष्यवाणी करना है, कौन सा देश की इकोनॉमी कहां चली जाएगी, जीडीपी कितना बढ़ जाएगा, उसका ग्रोथ रेट क्या होगा, विकास दर कितनी होगी, ये उसका काम है कंपनी का। आप कहोगे और क्या काम करते हैं? बोले कोई काम ही नहीं है उसका। तो बोले इतने लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? बोले नहीं, वो कंपनी है, उसकी रेपुटेशन है, वो जो भविष्यवाणी करती है वो सही करती है, तो उसके कर्मचारी हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बिल्डिंग है, उसके ऑफिसेज हैं, तो उससे क्या? बोले नहीं, वो कमाती है। किससे कमाती है? एडवर्टाइजिंग से कमाती है। तो चाइना का क्या बोला? चाइना का सारी एजेंसी एक ही स्वर में बोल रहे हैं कि चाइना बहुत तेजी से ग्रो करेगा अगले 10 सालों में। एक भी एजेंसी नहीं बोलती कि चाइना नुकसान में जाएगा। चाइना तेजी से ग्रो करेगा। देखिए, हमारा कोई पड़ोसी है और हमारी उससे दुश्मनी है, और अगर वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, इस बार उसके पास केवल 1 मकान था, अगली बार उसके पास 5 मकान हो जाते हैं, इस बार उसके पास 1 गाड़ी थी, उसके पास 5 गाड़ी हो जाती है, इस बार उसके बैंक में 10 करोड़ थे, 500 करोड़ हो जाते हैं। आपका वो दुश्मन नंबर 1 है। और आपका एक दुश्मन और है जो उसी के पास में है, उसको भी वो सपोर्ट करता है।
हालांकि वो उतना ताकतवर नहीं है, लेकिन उसको भी वो सपोर्ट करता है, जैसे पाकिस्तान। तो आपके पड़ोस में यदि कोई ऐसा आदमी है और वो अगर 10 करोड़ से 500 करोड़ पहुंच जाए, एक गाड़ी से 5 गाड़ी पहुंच जाए, एक मकान से 10 मकान पहुंच जाए, तो आपको क्या दिक्कत है? फले फूले बड़े नहीं, दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि आपकी दुश्मनी पे उसका असर आता है। वो दुश्मनी बहुत अच्छे से निभा सकता है, बॉर्डर पे उसका असर आता है। किसी देश, हमारे दुश्मन देश के मजबूत होने का असर बॉर्डर पर दिखता है। वो बहुत सारे सैनिकों को अफोर्ड कर सकता है, बहुत सारे हथियारों को अफोर्ड कर सकता है, युद्धक विमानों को अफोर्ड कर सकता है। आप स्ट्रगल करोगे, क्योंकि इकोनॉमी में आप स्ट्रगल करो। आपको लगता है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम जो मोदी जी ने कहा 2024 तक बन जाएंगे, तो 5 ट्रिलियन तक हम पहुंच जाएंगे? 5 ट्रिलियन तक हम 2030 तक तब पहुंचेंगे जब हम 8 की ग्रोथ से चलेंगे, जैसा हम 2007-8 में चल रहे थे मनमोहन सिंह के समय में। वो ग्रोथ रहेगी तो हम 2030 तक पहुंचेंगे। 2024 में तो किसी भी कीमत पे नहीं पहुंच सकते हम। और हमारी कितनी पहुंचने वाली है, क्योंकि अभी हम माइनस में हैं, तो माइनस से अभी 0 पे आएंगे और 0 से 4, 4.5 रहेगी हमारी पूरी दशक की एवरेज। कितनी रहेगी? 4, 4.5 रहने वाली है। तो जब हमारी एवरेज ही 4, 4.5 का रहेगा, तो 8 तक का तो हम पहुंच ही नहीं रहे। जब तक हम 8 या 9 की स्थिति में नहीं आते, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बनने वाले हैं। और पहले क्या घोषणा थी? 2024 तक हम 5 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे। तब मोदी जी कहते थे कि ये सब निगेटिव लोग हैं जो बोलते हैं कि हम नहीं पहुंच सकते, ये नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहें। ये लोगों को ऐसे ही हताश करते रहते हैं। हताश करने जैसा क्या है इसमें? अब ये तो सच्चाई है। और चाइना जो है, वो जो 17-18 वाला है, वो 2030 तक अमेरिका को क्रॉस कर जाएगा और दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। इसके लिए कोई भी गारंटी लेने को तैयार है। सारी रेटिंग एजेंसी बोलती हैं, दुनिया की सारी एजेंसी उसका गारंटी लेती हैं, बोले हम कहते हैं कि ये करेगा ऐसा। वो खुद भी बोलता है हम करने वाले हैं। और अमेरिका तो चिंतित था ही। अब कोई युद्ध हो जाए, कोई बहुत बड़ी महामारी और आ जाए, कोई और परिस्थितियां बन जाए, बात अलग है। अभी के ट्रेंड के हिसाब से बात चल रही है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, वहीं से कुछ प्रताप हो जाए तो बात अलग है। बाकी तो स्थितियां खराब है। जो सामने सामने साफ साफ दिख रहा है वो तो यही दिख रहा है। कोई आपका दुश्मन 30 लाख की गाड़ी लेके आया और आपके, बहुत देखी ऐसी गाड़ियां, कोई कुछ नहीं होता है इनसे। वो ठीक है, आप अपना मन बहलाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसके पास तो है, आपके पास तो नहीं है, और वो आपका दुश्मन है। तो उसके पास तो है, आप कहेंगे नहीं ऐसे क्या होता है, कुछ नहीं होता है इससे, तो आप बोलते रहें। फिर आपके यहाँ जो कोई आता है, चाहे वो आपका दुश्मन हो या ना हो, आप उसके सामने बोलेंगे तो भी वो यही कहेगा ना कि आपको जलन हो रही है। या आपको नहीं भी बोले तो उसके मन में तो सब समझ में आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रही है आपके ऊपर। आपके चेहरे पे भी दिखाई देता है कि आपके साथ हो क्या रहा है। खास करके वो जिसके साथ झूला झूले हो, ऐसा दोस्त और दोस्ती जैसा एहसास किया हो, और फिर वो दुश्मन बना हो, ताजा ताजा नया नया दुश्मन, तब और ज्यादा। तो ये खतरनाक स्थितियां तो है। ये दरअसल मैं आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनोगे तो धरातल पे रहें और हम लोग सीखें कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। भावनात्मक रूप से आगे नहीं बढ़ता, भावनाओं से और नारों से नहीं बढ़ता, एक्रोनिम बनाने से नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है धरातल पे। और ये एजेंडे सब बहुत पीछे छोड़ने पड़ते हैं जो अभी चल रहे हैं, प्रमुखता से सबसे आगे रखे हुए हैं। एक ही एजेंडा होता है, इकोनॉमी 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 ओनली। पहला एजेंडा भी इकोनॉमी, दूसरा भी इकोनॉमी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। 5 अगर आप सूत्री कार्यक्रम चला, पांचों के पांचों सूत्र इकोनॉमी होना चाहिए। इकोनॉमी और काम, और काम भी कैसा? एक्सपर्ट वाला काम, ज्ञान वाला काम। ऐसा नहीं ढोर मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क होना चाहिए।
नॉलेज के साथ काम, एक व्यक्ति नॉलेज के साथ काम करता है। हम भी जब शुरू शुरू में हेकड़ी में थे, कोचिंग नहीं करते थे, तो नुकसान में थे। हमने सोचा हम ही करेंगे, हम ही बनाएंगे, तो हमने ही बना लिया, लेकिन 5 साल लग गए। बाद में पता चला वो तो पहले ही दिन मिल जाता किसी कोचिंग में जाते थे। 5 साल बाद जहां पहुंचे वहां तो पहले ही दिन पहुंच जाते ना, क्योंकि वो उस बनाने में लगे हुए रहे जो बनाया है, जो तैयार है। उसने कहा हम तैयार करेंगे, तो हमारे खुद के तैयार करने की खुशी है, वो ठीक है, अच्छी बात है, हमने कर ली, लेकिन 5 साल भी तो जिंदगी के लग गए वहां तक पहुंचने में। कई चीज को हम ही खुद समझना चाहते हैं तो समझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पहले ही दिन समझा रहा है, पहली क्लास में समझा रहा है, तो ये नुकसान हो जाता है कई बार। ये हार्ड वर्क था। स्मार्ट वर्क क्या था? बाद में जो हुआ वो स्मार्ट वर्क है। तो देश को स्मार्ट वर्क से चलाना है या हार्ड वर्क से चलाना है? बुद्धिमानी से चलाना है या बहुत मेहनत करके पसीना बहा करके देश को आगे बढ़ाना है? आप किसी तार को काट रहे हो, छील रहे हो, आपके पास वो जो होता है प्लायर, वो होता है कितना आसानी से। एक आदमी आता है औजार वाला, बिजली वाला जब आता है और वो जब तार जोड़ता है, देखता है, आप देखना, एक को इधर रख किया, एक को ऐसे पकड़ा, यूं किया, ऐसे किया, उसी से वो जोड़ा, लगाया, चला गया। हम परेशान हो रहे हैं, ये माचिस ढूंढ रहे हैं, कभी ब्लेड ढूंढ रहे हैं, कभी किसी को खींच रहे हैं, कभी वो आंख में जाके लग रहा है, कभी कहाँ लग रहा है, परेशान है। हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क विथ इंस्ट्रूमेंट होता है, टेक्निक से होता है, प्रैक्टिस से होता है। वो एक्सपर्ट है उस फील्ड का, उसको पता है कैसे करते हैं इसको। अच्छा, उसको देख करके भी आप सीख सकते हैं। कई बार हम देख करके सीख सकते हैं, तो चाइना की स्टडी करके सीख सकते हैं, पर लेट हो गए, 30 साल लेट है हम चाइना से। तो अगली भविष्यवाणी ये है कि चाइना बहुत आगे बढ़ जाएगा, भारत उतना नहीं बढ़ पाएगा, सीमाओं पे हमको नुकसान होने वाला है। नकारात्मकता की बात नहीं है, नकारात्मकता अगर इतनी चुभती है तो फिर तैयारी कर लें, अभी सबक ले लें, अभी डायरेक्शन चेंज कर दें। जो धर्म में, भावनाओं में उलझा रखा है, परेशान है, खुद भी परेशान है, सब परेशान है, रिजल्ट भी कुछ आने वाला नहीं है उससे। उसके बजाय डायरेक्शन चेंज करें, इकोनॉमी की तरफ जाएं, वाकई में आत्मनिर्भर बनाएं देश को, और लड़ने की तैयारी करें। तो इसलिए मैंने कहा ना कि जो युवा, जिनके घर के युवा मान ले जाए, वो आधे टाइम जो है वो सांसद के वहां घूमता रहता है, विधायक के साथ घूमता रहता है, किसी नेता की गाड़ी में बैठता है। कई लोग हैं ऐसे। मारियां पढ़ने वाली लड़कियां भी, वो जो अपने ऐसे भाइयों से इंप्रेस थी आज से 7-8 साल पहले, जो किसी न किसी नेता के यहाँ पे चक्कर काटते, वो बोलते हैं वो जो भैया जी है ना, वो जो फलाने नेताजी है ना, वो जो मंत्री बने इस बार। मैंने कहा हाँ क्या? तो बोले वो हमारे घर आते हैं। तो बोले क्या करते हैं? बोले वो हमारे भैया को ले जाते हैं साथ में गाड़ी में बिठा के, फिर 3-3 दिन भैया उन्हीं के साथ रहते हैं, वहां खाते पीते हैं और रहते हैं साथ में, और उनकी खूब चलती है। उन्होंने कलेक्टर को फोन कर दिया था, हमारा प्रमाण पत्र बन गया था। तो बोले वो बहुत जोरदार है भैया। अभी भैया ने पान की दुकान लगाई है, वो चल नहीं रही है, और वो भैया की हालत खराब है। एनर्जी जब डाउन हो जाएगी, आप काम के नहीं रहोगे, ज्यादा खाना पीना मांगोगे, डिमांड बढ़ जाएगी, तो नेताजी आपको फेंक देंगे, उतार देंगे गाड़ी से। कभी नेताजी की हालत खराब हुई, नेताजी जेल चले गए, फिर आप बेरोजगार हो जाओ, क्योंकि आप तो उसी नेता के साथ जुड़े हुए थे। खास करके कॉलेज में मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही परेशान है, बहुत सारे स्टूडेंट। मैंने अच्छे स्कॉलर को बिगड़ते हुए देखा। एक लड़का था 89% के आसपास था ग्रेजुएशन में, उसने वही एबीवीपी वगैरह वो ज्वाइन कर लिया, वही तिलक छापा, गमछा उमछा लेकर के। पहले दिखता था तो हमेशा पढ़ाई की बात करता था, और गमछा उछाल करके चलता था, सामने से निकलता था। अभी हालत खराब है। ये सारे गमछे वाले, तिलक छापे वाले सब रोते फिरते हैं फिर बाद। कोई जेल में होता है, कोई स्ट्रगल कर रहा होता है, कोई बेरोजगार होता है, कोई इधर उधर बन जाता है, युवा मोर्चा में, इसमें कहीं न कहीं फंस जाते हैं, कोई कहीं अध्यक्ष सचिव वगैरह बन जाता है, वो इतराते फिरते हैं।
लेकिन क्या है कि नेता भी जो है वो कोई पैसे थोड़ी दे देता है, मंत्री कोई पैसे थोड़ी दे देता है कि उसने अभी 10 करोड़ की डील की है एक मंत्री ने भ्रष्टाचार में, तो 5 करोड़ तो उसको मुख्यमंत्री को ही पहुंचाने होते हैं। फिर 5 करोड़ में वो अपना काम धाम जलाता है, फिर अपने गुर्गों को भी कुछ जो पाल रखे हैं उनको कुछ देना पड़ता है। उसको कितना दे देगा? जिस लड़के ने अपनी पूरी जवानी दे दी, उसको 10-15 साल दे दिए, गाड़ी में बैठ बैठ करके उसकी हालत खराब हो गई, घर पे उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसको कितना दे देगा? कुछ नहीं देता। 10,000 दे देगा, 5,000 दे देगा। लेकिन लड़के की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, उसकी जीन्स महंगी आती है, उसके मोबाइल फोन महंगे आते हैं, तो चोरी चकारी करते हैं, बदमाशी करते हैं, वसूली करने लगते हैं। इधर उधर वसूली करने जाते हैं तो पकड़ा जाते हैं, कई बार पुलिस पे पीट देती है। मंत्री के साथ हुआ तो क्या हो, बहुत ही ज्यादा गैरकानूनी काम करोगे और नेता के नाम से चमकाओगे तो नेता की बदनामी भी होती है। तो ये सब गुर्गे जो हैं, सब वसूली शुरू कर देते हैं, चमकाते हैं, ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, ठेकेदारों को ब्लैकमेल करते हैं, अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं, हम तुम्हारे खिलाफ ये कर देंगे। तो कहीं पिटाई हो जाती है, कहीं धुनाई हो जाती है, कहीं कुछ और हो जाता है, कहीं वाकई में जेल में पहुंच जाते हैं, कोई क्रिमिनल ही बन जाते हैं। फिर ये डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है। अब आप इससे जो है पूरा युवा बना लोगे और पूरा आत्मनिर्भर भारत बना लोगे ऐसे युवाओं से। सावन में तो वो कावड़ उठा के चल देगा, बाद में उसको गणेश जी की स्थापना करनी है, फिर बाद में उसको एक मूर्ति ला करके उधर नवरात्रि बिठानी है, फिर वो सारे 30 त्योहार मनाने हैं। तो भारत 30 त्योहारों का देश है, पर्वों का देश है, उत्सवों का, समारोहों का देश है, आनंद का देश है, झूमने नाचने वालों का देश है। ये इकोनॉमी बढ़ाने वालों का देश नहीं है। इकोनॉमी बढ़ती है विवेक से, ज्ञान से, पुरुषार्थ से, तकनीक से, इन्वेस्टमेंट से, और हमारे यहाँ के कॉलेजों को और उनको वाकई में व्यवहारिक बनाने से। हमारे कॉलेज जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं भारत में, लेकिन क्या वो इंजीनियर हैं? वाकई में कुछ निर्माण कर सकते हैं? वाकई में कुछ उत्पादन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, थ्योरेटिकल ज्यादा है, असली में कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो भारत को इकोनॉमी पे ध्यान देना पड़ेगा, दुनिया की जरूरतों को समझना पड़ेगा, दुनिया में किन चीजों की डिमांड है, वो चीजें हमारे खेतों में पैदा हो, वो चीजें हमारे उद्योगों में पैदा हो, हम निर्यात करें। निर्यातक देश बनना पड़ेगा हमको, डोमेस्टिक डिमांड पूरा करने वाला देश बनना पड़ेगा। आज कितने लोग हैं जो 100 मोबाइल पे सर्वे कर लीजिए, कितने लोग इंडिया के ब्रांड को यूज करते हैं? हम सब विदेशी ब्रांड को यूज करते हैं। मोबाइल आज की बहुत ज्यादा बड़ी जरूरत है, हर आदमी को दूसरे तीसरे साल चौथे साल मोबाइल बदलना भी पड़ता है। तो अगर इस देश में 100 करोड़ लोग मोबाइल चलाते हैं और उसमें से 75 करोड़ लोग इंटरनेट भी यूज करते हैं, तो आपको 5G टेक्नोलॉजी के ऑपरेटर्स यही हुआवाई जो बना रहा था वो यहां बनाएंगे ना? फिर नहीं बनाते ना। अंबानी भी क्या करते हैं, बाहर वाले से कहते हैं कि हमारे लिए 5G का मोबाइल बना दो, गूगल को बोल रहे हैं, चाइना को बोला था, अब चाइना से मना किया तो अब गूगल को बोल रहे हैं। फेसबुक के साथ टाई अप किया, व्हाट्सएप के साथ टाई अप किया, तो क्या है व्हाट्सएप के साथ टाई अप और फेसबुक के साथ? उसको मालूम है व्हाट्सएप यूजर के पास डेटा है, व्हाट्सएप यूजर का डेटा व्हाट्सएप के पास है और व्हाट्सएप जो है फेसबुक का है। एक और भविष्यवाणी है इन लोगों की कि वह फेसबुक टूट जाएगा, खत्म तो नहीं होगा लेकिन टूट जाएगा, ब्रेकडाउन, उसमें ब्रेक होगा, मोनोपोली खत्म हो जाएगी, अमेजोन की भी और गूगल की भी आने वाले सालों में। और दुनिया से इसकी आवाज उठेगी, भारत में तो इसकी कोई आवाज ही नहीं है। भारत में तो उपभोक्ताओं का शोषण कर लो, कोई आवाज ही नहीं। यूरोप में तो आवाज है, यूरोप के लोग तो आवाज उठाते हैं, भारत के लोग तो आवाज ही नहीं उठाते। भारत में तो चलता है सब, शोषण करना है कर लीजिए। हमारे यहाँ वैक्सीन के प्रति भी कोई बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठाएंगे, लगानी है लगा दीजिए, देखा जाएगा साइड इफेक्ट होगा तो भी। हमारे यहाँ की जनता बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठाती, शोषण के प्रति भी नहीं उठाती, तो वैक्सीन के प्रति कहां से उठा लेगी? नहीं उठाएगी, जागरूकता ही नहीं है। जागरूकता होगी तो आवाज उठाएंगे ना। हमारे यहाँ तो ऑर्गन निकाल लेते हैं हॉस्पिटल वाले, किडनी निकाल के बेच देते हैं, अब लोग आवाज ही नहीं उठाते। इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? यूरोप में तो उठाते हैं, 10 तरह के प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं।
भारत की स्थिति बहुत मामलों में खराब है। व्हाट्सएप डेटा आपका यूज कर लेंगे, क्या करेगा? बोले नहीं, आपकी सारी इच्छाएं उनको पता चल जाएंगे। बोले चल जाए तो चल जाए, उससे हमको क्या? बोले नहीं, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपको क्या इच्छा होती है, किसको मैसेज करते हो, किस प्रकार के मैसेज करते हो, तो क्या? सरकार को भी पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस को चल जाएगी, बोले कोई दिक्कत नहीं। उस समय में काला कानून बोला था ना, रोलेट एक्ट को। अब याद करो 1917 का समय, 1918 का समय, जलियांवाला बाग किसके विरोध के लिए हुआ था? काले कानून के विरुद्ध हुआ था। न दलील, न वकील, न अपील, बोला था ना। आज की जनता कर सकती है ऐसा आंदोलन? 1918 का भारत, 1919 का भारत। इसलिए आप गुजरात में और पंजाब में बहुत अंतर देखते हो। गुजरात में वो रिवोल्ट नहीं होता जो पंजाबी लोगों को जितना बुरा लग रहा है उतना देश के किसी किसानों को नहीं लग रहा है, क्योंकि उस समय में भी पंजाब को सबसे ज्यादा बुरा लगा था और वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए थे। बोले ये कोई मजाक है क्या? ऐसा कैसे कानून बना सकते हो? क्या मतलब हम अपील भी नहीं कर सकते? मतलब हम कोर्ट में भी ना जाएं? क्या हम कोई दलील, वकील भी ना करें? सेम फॉर्म लॉस। और वही पंजाबी लोग हैं। आप कहेंगे ये सब खालिस्तानी हैं, यही सारे बेकार हैं, यही है। नहीं, उन्हीं को गुस्सा शुरू से उन्हीं को आता है पूरे देश में। पहले भी उन्हीं को आया, अभी भी उन्हीं को आया। जब भी ऐसे कानून बनाओगे उन्हीं को आएगा, गुजरातियों को नहीं आएगा। गुजरात को आ भी नहीं सकता। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गुजराती बहुत मीठे हैं, व्यापारी हैं, वो बहुत अक्कड़ हैं और सीधे हैं, तो साफ साफ बोलते हैं। गुजराती झूठ भी बोलते हैं, गुजराती धोखा भी देते हैं। व्यापारी हमेशा धोखा देता है, बनिया हमेशा धोखा देता है। बनिया धोखा देता है, बनिया चोरी करता है, कम तोलता है, झूठ बोलता है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है, मार्जिन उसी से आता है। और हार्डवर्क उससे होता नहीं है, क्योंकि शरीर उतना मजबूत नहीं होता बनिया का। बनिया जो है वो तिकड़म से, चालाकी से, धोखा दे करके, चोरी करके, झूठ बोल के कमाना चाहता है। नकली भी बेचता है, मिलावट भी करता है। किसान हार्डवर्कर होता है और माप भी करना जानता है। उसके यहां से कोई, उसको मालूम है कि खाने पीने की चीज है और कोई ले जा रहा है खेत में से, तो कई बार वो रोकता नहीं। उसको मालूम है कि ले जा रहा है, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, ले जाओ। वो गन्ना तोड़ के ले जा रहा है, बोला खा लेगा, क्या होगा। कई लोग तोड़ के दे देते हैं, हमने गांव में देखे हैं, दिलदार किसान देखे हैं। किसान जो होते हैं बड़े दिलदार होते हैं। हम तो छोटे थे तब हमारे पिताजी शिक्षक थे, तो किसान लोग बड़े मेहरबान होते थे शिक्षकों पे। और शिक्षक के यहाँ सब्जी देना, दूध देना और कई सारी चीजें ऐसी जो मार्केट में बहुत महंगी होती थी, लेकिन वो ऐसे ही रख जाते थे। मना करते थे तो भी रख जाते, जिद करते थे। उनकी बैलगाड़ी, ट्रैक्टर घर के सामने से गुजरते थे तो ऐसे ही डाल के चले जाते थे उसमें से, बोले ये रखो। अरे, और फिर प्रणाम करके जाते थे, और बल्कि उल्टा सम्मान दे करके जाते थे। देते भी थे और सम्मान भी देते थे। और बनिए के पास जाते थे तो उसी चीज को रंग करके, उसी को पोत करके, या उसी में और कुछ मिलावट करके, उसमें और जहरीली चीज मिला करके, चाहे सामने वाला मर जाए, उसी को कम तोल करके उसी टीचर को वो देता है, जबकि उसका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, किसान का बच्चा भी पढ़ता है, लेकिन वो ओरिजिनल चीज नहीं दे सकता। मूल्य दिया जा रहा है तो भी उस मूल्य में ज्यादा मूल्य लगा करके देता था, मुनाफा लेकर के देता था, उसके बावजूद शरीर के लिए हानिकारक बना के देता है। तो दोनों राज्यों में बड़ा अंतर है। एक चोरों का, बेईमानों का, नकली चीजों का, मिलावटखोरों का, धोखा देने वालों का और चालाक लोगों का। एक खुले दिल वाले, उनके गाने देखो, उनका डांस देखो, सब कुछ खुल के है। उनका साहित्य देखो, उनका सिनेमा देखो, उनकी संस्कृति देखो, उनके खेत देखो, सब तरफ खुलापन नजर आएगा। बिंदास लगता है, एकदम खुलापन, अल्हड़ मस्त। और एक तरफ देखो आप, तो उसका असर है। उसका असर आने वाले समय में आपको राजनीति पे भी देखने को मिलेगा। तो देश की राजनीति भी बदलेगी, देश की अर्थव्यवस्था भी बदलेगी, परिवर्तन आएंगे।
तो मैंने बहुत सारी खुल करके भविष्यवाणियां करने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश। मैं चाहता हूं कि आप इस नजरिए से सोचना सीखें तो शायद सुखी रहेंगे, क्योंकि आप परिवर्तन के साथ रहेंगे और आपके लिए वो एक्सेप्टेबल भी होगा, तो आप सुखी बहुत होंगे और आपको अच्छा भी लगेगा कि आपने जो सोचा, लिखा, समझा वो काफी सकारात्मक था और काफी प्रकृति के और वैज्ञानिकता के और तर्क के बहुत नजदीक था। और आप दूर रहेंगे तो एक कुंठा तैयार होती है मन में, दूर रहने से मन में कुंठा तैयार होती है और धीरे धीरे आदमी को असफल मानने लगता है कि मैं ही ठगा जाता हूं, मैं ही हमेशा गलत सोचता हूं। किसी आदमी को आपने देख मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है जबकि मैं अच्छा हूं, और मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे ऐसा क्यों समझते हैं कि मैं लूटने लायक हूं, मुझे ही लूट के क्यों जाते हैं, मुझे ही बेवकूफ बना के क्यों जाते हैं सब। तो धीरे धीरे वो कुंठित हो जाता है और आदमी को लगता है कि मेरे अंदर कुछ न कुछ फॉल्ट है कि सब लोगों को मैं ही ऐसा दिखता हूं। तो ये वाली जिंदगी भी बहुत अच्छी नहीं है, या अवसाद भरी जिंदगी है, उसके बजाय खुली जिंदगी होनी चाहिए। नहीं, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी जो, और ऐसा व्यक्ति जब प्रशासन में जाता है ना तो वो फिर नीति निर्माता बनता है, वो उनसे आंख से आंख मिला पाता है। अदरवाइज तो उनमें कोई दम नहीं होता, जो नेता है उनमें बिल्कुल भी दम नहीं होता, वो चोर और उचक्के टाइप ही होते हैं। उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा अपराधों से भरी होती है। बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपराध का रास्ता नहीं चुना और वो नेता बन गए। अदरवाइज अधिकांश नेता अपराधी हैं, आदतन अपराधी, और उन्होंने बहुत सारे अपराध किए हुए हैं। और वो बल्कि सामान्य मनुष्य भी नहीं है इस देश के, घटिया व्यक्ति हैं, और घटिया व्यक्ति हैं इसलिए वो वहां। अब वो आपसे आंख में आंख मिला पाते हैं और आपको डांट के चले जाते हैं, ये तो दुर्भाग्य। ठीक है, उनकी मजबूरी हो सकती है सबके सामने इंप्रेशन झाड़ने के लिए कभी आपको डांट दें, लेकिन अकेले में बुला करके कई नेता माफी भी मांगते हैं समझदार आदमी से, तेज आदमी से। वो सबके सामने मुझे थोड़ा आपको कहना पड़ा, लेकिन वो क्या है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं आपसे डरता भी हूँ। आपको मेरा थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। इस टाइप के नेता भी हैं। तो कम से कम वो चीज ना हो तो आप कम से कम जो है ये कर लें। क्या कर लें कि आप अपनी इज्जत तो बचा लें, कम से कम आपका जो आत्मसम्मान है वो तो उसको चोट नहीं पहुंचेगी, आपके आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचेगी। कभी नेता ने अकेले में भी माफी मांग ली तो कम से कम आपका अंदर वाला तो आपको शाबाशी देगा ना कि ठीक है, इसकी मजबूरी है सबके सामने इसको पार्टी के लोगों को दिखाने के लिए, सब लोगों दूसरे अधिकारियों को दिखाने के लिए इस लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, लेकिन ये मेरे से डरता है। ये खुद बोल रहा था कि मैं आपसे डरता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम तो ऐसे नहीं हैं, ना हम आपके जैसे बन सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। बहुत सारे नेताओं और अधिकारियों का वार्तालाप होता है ऐसा अकेले में, तो कम से कम उनको ये संतुष्टि तो होती है कि नहीं तो कई सारे हमने ऐसे अधिकारी देखे कि वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं कि उनको दुत्कारा गया है, उनके साथ ऐसा हुआ है।